ये आईआरबी वालों का है ना? आईआरबी जो एक्सप्रेस हाईवे जो है, ये एक्सप्रेस हाईवे के लेफ्ट राइट जो ज़मीन है, ये आईआरबी कंपनी और दूसरे भी कोई संस्थाओं ने या व्यक्तियों ने खरीदी थी ज़मीन। चलो हाँ, चले। जो खरीदी हुई ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स जो है, वो डॉक्यूमेंट, बहुत से डॉक्यूमेंट्स वो इलीगल थे, सरकारी नियम के आधारित नहीं थे वो। तो ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स है जो इलीगल रहने के बाद भी वो लीगली करके ले रहे थे। हाँ, वो पेपर में दे दिया, न्यूज़ चैनल के ऊपर वो न्यूज़ आई। आईआरबी आ रहा है? यही पीली वाली बिल्डिंग ना? नहीं, आईआरबी सामने लिखा हुआ ना, नीले में। वो ऑफिस है उनका। कहाँ पे लिखा है? अरे यहाँ सामने लिखा हुआ है। ये सामने वाला। इधर एक मिनट, थोड़ा रोको। रोकना पड़ेगा। आईआरबी नहीं लिखा हुआ है, आईआरबी। तो वो तो आ ही गया होगा जब ये सब आ रहा है तो। उसी पे लगाया आ रहा है। हाँ, बस करें, चलो और क्या। पकड़ के पीटना शुरू कर देंगे वो। चलो ऐसे लोग हैं जो कि मशाल को जलाए हुए हैं, जमीर हैं, ज़मीर हैं। एक्सप्रेस वे पर आने के पहले आप बता रहे थे ज़मीर साहब कि इस हाईवे के दाहिनी तरफ मावल तालुका है, जो शायद यही है। और यहीं आड़े गांव में पूना के एक बीड़ी बनाने वाले उद्योगपति ने कई एकड़ ज़मीन, जैसा कि आप कहते रहे हैं, गैर कानूनी दस्तावेज़ों के आधार पर ख़रीदी। और इस तरह से ज़मीन के सच्चे और कानूनी मालिकों, जिनमें ज़्यादातर किसान हैं, के साथ धोखा किया गया। मतलब ये कि हाईवे के दोनों तरफ जुल्म हुआ, धोखाधड़ी हुई। खबर लग गई लोगों को। देखो ना, ये कोई आया है कि आ रहा है? हाँ? बंद कर दो, बंद कर दो। ले लो। इसका कार्ड निकाल लो, बस कार्ड। झगड़ा कर रहे हैं ना एक्सप्रेस। ये लो, शुरू कर दो इधर से। ये 2800 एकड़ ज़मीन ये आईआरबी ने खरीदी है। ऐसे इलीगल डॉक्यूमेंट इनके बहुत है, जिसकी कीमत उस टाइम सतीश ने बताई कि 3000 करोड़ रुपए के आसपास। 2 साल पहले बताई थी। 2 साल जब सतीश ने ही बताई थी। 900 के आसपास डॉक्यूमेंट्स ये इलीगल तरीके से रजिस्ट्रेशन किए थे। निकलते निकलते ऐसा मालूम पड़ गया क्या आईआरबी के लोगों ने भी पाथरगांव, ताजे पिंपरोड़ी, पाटन, बोरज, ये एरिया में भी ये लोगों ने ऐसा ही किया है। तो वहाँ के लोग आकर सतीश को मिल रहे थे, वो लोगों ने बताया कि हमारे साथ भी ऐसा ऐसे हो गया। तो सतीश ने उधर के भी डॉक्यूमेंट्स निकाले। उसके बाद वो क्षीरसागर जो सब रजिस्ट्रार थे, उनकी इंक्वायरी लग गई, हाईकोर्ट में भी मैटर था। जब से वो लोनावाला सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ज्वाइन होने के बाद से उन्होंने कितने डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन किए हैं, उस सभी डॉक्यूमेंट की जांच हो, ऐसा सतीश ने डिमांड किया था। ऐसा ये सब होने की वजह से इस सब का जड़ कौन है? सब लोग किसके पास जाते हैं? सब यहाँ के लोग तो उसके पास जाते। अगर सतीश की वजह से सब लोगों को ऐसा लग रहा कि ये हमारे कमाई के जरिए बीच में ये आदमी आ रहा है और ये हमारी सारी पोल खोल के लोगों को बता रहा है, इसलिए ये आदमी को ही ख़त्म कर दो। सतीश जब तक जिंदा था तब तक 1000 डॉक्यूमेंट ऐसे मिले कि इलीगल तरीके से वो रजिस्टर हुए। उसके आगे तक अभी तक भी उसकी जांच नहीं है। उसके आगे क्या हुआ, उसका क्या कुछ भी सब वो स्टॉप ही हो गया, क्योंकि उसका कोई फॉलोअप करने वाला है नहीं। और जो भी फॉलोअप करेगा वो आपने तो अभी देखा कैसे करते हैं वो लोग। हाँ। ऐसे तरीके से वो
उसका वो फॉलो अप करते हैं फिर आगे। मतलब इसलिए- हम लोगों के पीछे ही पड़ गए। वो देखा नहीं आपने हाँ कि जो कार हम लोगों के पीछे, उसने चेस करना शुरू कर दिया। हाँ, ऐसे ही वो और चेस कितने- करते हैं फिर एंड तक। एंड तक चेस करते हैं, तो कुछ लोगों को कुछ दूर तक चेस करते हैं और कुछ लोगों को, सतीश शेट्टी जैसे लोगों को वो, तो मतलब ऐसे- ये कि कौन कितना खतरनाक है हाँ, उसके आधार पर वो उसको चेस करते हैं। चेस करते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि सतीश शेट्टी ने इन्वेस्टिगेशन की और ख़तरा उठाने की जो सबसे बड़ी ऊंचाई होती है वो हासिल कर ली। Interestingly, the management or Mr. V. Maheshkar apparently has been asked to submit a polygraph test on a certain case which is currently undergoing 7.5% down on the stock. Sir, thank you so much for taking our call. Let me get your initial thoughts. 7.5% down on your stock, it's a massive crack, but just let me get your side of the story. What is the case all about and what is your stance? I believe you have to submit a polygraph test on this issue. Yeah, very good afternoon. This case pertains to a murder of a renowned RTI activist in January 2010. And what had happened at that time was I, in my personal capacity, was named as one of the suspects by the brother of the deceased. यहाँ से सतीश यही रोड से जॉगिंग करते थे सुबह में। तो यहीं पर जाते थे। एक बॉम्बे जुना पुराना बॉम्बे पुणे हाईवे जो है, ये हाईवे के ऊपर थोड़ा ये साइड में घूम के वापस रिटर्न घर पे जा रहे थे। सुबह में यहाँ आने के बाद में ये जो स्पॉट है चाय का दुकान, यहाँ पर गपशप करते थे वो सुबह में। रोज वो यहाँ पर न्यूज़पेपर लेने के लिए रुकता था वो, यहाँ पर ना यही सब ये छत्ते के नीचे। अब वो न्यूज़पेपर का हेडलाइन कुछ पढ़ रहे रहेंगे वहाँ पर, तो उसी वक्त उनके ऊपर हमला हुआ। धारदार हथियार से ही मारा है। कौन कर सकता है ये अभी बता नहीं सकते, लेकिन करने वाले उसके कैसे थे बहुत से। ऐसे भी हो सकता है सब लोगों ने मिलके किया होगा। हाँ, लेकिन कोई सामने नहीं आया। वो बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि क्रिमिनल से ज़्यादा ये लोग क्रिमिनल्स है। ये जो आम आदमी जिन्होंने ये तमाशा देखा और वहाँ से भाग गए, उसको हॉस्पिटलाइज नहीं किया, मैं ये बात कभी नहीं सोच सकती। उसी में से कोई आदमी आके बताएगा हम लोगों कि हाँ बाबा ऐसे ऐसे लोग थे, कितना हेल्प हो जाए। 2 साल से हम लोग ढूंढ रहे कि कोई आके हमें, और सर पूरा गांव हमें पहचानता है, एक भी विटनेस नहीं है। उसके कबर्ड खोले तब मुझे उसके बुक्स, उसके फाइल्स, तब मुझे पता चला कि कितना बड़ा काम कर रहा था। उसके पहले मैं इतना देखती नहीं थी। He was a one-man army. उसको किसी की ज़रूरत नहीं रहती थी कि समझो अभी कोई आदमी काम करता था तो उसको चलो एक एमएलए रहता उसके पीछे, कोई पार्टी रहती थी, पक्ष रहता था, सब उसके पीछे एक बड़ा मॉप रहता था। लेकिन सतीश के पीछे कोई भी नहीं था। इतना काम करते समय उसके पास खाली एक ही हथियार था, वो माहिती का अधिकार, आरटीआई का। उसके साथ ही उसको लेके ही वो काम करता था। लेकिन सतीश शेट्टी तो दूसरा कोई तैयार नहीं होगा। जैसा लोग बोलते हैं शिवाजी महाराज होना मांगता है लेकिन अपने घर में नहीं होना मांगता है, दूसरे के घर में होना मांगता है। वैसा ही अभी सतीश शेट्टी होना मांगता है लेकिन मैं नहीं होने वाला, दूसरा होने वाला है।
आपने शशिधर मिश्रा के बारे में, वो बीजेपी थे, आप बमपंथी थे, तो ये तो पार्टी भिन्न हो गया आपका, इसलिए आपने नहीं किया। अगर बमपंथी होता तो आप अभी लाल झंडा जाल देते, और वो बीजेपी थे तो बीजेपी वाले बात नहीं किया। तो यहाँ तो पार्टी फीलिंग है, इसमें पार्टी फीलिंग कम से कम व्यक्तिगत रूप से हम ये नहीं रखते। आरटीआई कानून में पार्टी फीलिंग नहीं आना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमारी बात को और जारी रहने दीजिए। हाँ बोलिए ना, ये तो डिस्कशन हो रहा है। हमारे अंदर हमने हमारी दोस्ती उनसे काफ़ी थी, और हम भी शशिधर मिश्रा के घर पर गए थे आंसू बहाने के लिए, और आज भी जब उनकी याद आती है तो आंखें भर जाती है। और जहाँ तक सुनिए, हमको बोलने दीजिए। हम समझते हैं सूचना अधिकार कार्यकर्ता के जान और ईमान दोनों को तौला जाता है। पहले ईमान को तौलते हैं लोग सूचना पदाधिकारी, और ईमान को जो बेचना नहीं चाहता है उसके जान पर बारा बन जाती है, उसको झूठे मुकदमे में जेल जाना पड़ता है, उसको शशिकांत मिश्रा जी के तरह शहादत देनी पड़ती है। उतना तो हमको नहीं मालूम था कौन कौन से दुश्मनी किए हैं, किसके बारे में लिख के दिए हैं। हम तो घर में रहते हैं, लेकिन पीछा हमको मालूम हुआ जो फला आदमी ने है इसमें शिकायत। तो वो मतलब यही चीज़ नहीं करते थे, जो मतलब आप क्यों इतना पैसा ले रहे हैं, क्यों सही बना रहे हैं, रोड है, नाला है, ठेकेदारी जो लेते ठेकेदार के पीछे वो लिखते थे सही करिए काम, वो हिसाब लेते थे। आप इतना पैसा लिए क्या करें बताइए हमको। जो है गलत आदमी उसको सजा करवाइए, जो ऐसा घटना किया है। कौन करने वाला है, हमको डर है। छोटा छोटा बच्चा देख रहे हैं ना, कोई है घर में, कोई इतना समझदार आदमी है नहीं हम घर में। हम उतना पढ़ी लिखी नहीं हैं, हमको समझदारी नहीं है। हम बनाते हैं खाना खिलाते हैं बच्चा लोग को, घर में रहते हैं, और उससे आगे कुछ नहीं है। कुछ बना गए, कुछ नहीं बनाए हैं, अपने बाल बच्चा लिए कुछ नहीं किए हैं, दुनिया लिए किए हैं, दुनिया लिए करके चल गए हैं। हम तो भिखारी हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। उस समय हमको कोई होश नहीं था, उस समय केस बना, उस समय हमको कोई होश नहीं था। हम कुछ नहीं समझे क्या बन रहा है नहीं बन रहा है। तो फिर बाद में कोर्ट में आप गवाही दे दी? कोर्ट में गवाही दिए, जब पुलिस की जैसे मतलब पीपी बोले जैसे केस बना है उसी तरह आप गुजरिए। दबाव डाल करके आपसे? हाँ, जब मतलब जैसे कागज बना था, हमको उतना समझदारी नहीं था हम क्या बोले नहीं बोले। हम तो डर के मारे, हम तो अपने हर हमेशा रहते थर में क्या होगा नहीं होगा। अभी भी हमको डर है, हम डर से नहीं बोले कुछ। मैं रंजीत कुमार मिश्रा, फुलवरिया पंचायत 2। खबरीलाल केस के अभियुक्त मुझे बनाया गया और मुझे गलत ढंग से फंसाया गया है, जिसमें बड़े बड़े नेता का हाथ है। खबरीलाल हत्या होने से पहले खबरीलाल द्वारा जो मुझे सूचना मिली, उनके द्वारा यहाँ पर तमाम योजनाओं के, यानी तेघड़ा प्रखंड के अंतर्गत जितने भी गलत सलत काम होता था उसके खिलाफ, क्योंकि खबरीलाल आरटीआई के सदस्य थे, उस हैसियत से तमाम योजनाओं की यानी गलत कार्यों का खिलाफ, चाहे वो प्रशासन हो या नेता हो या ठेकेदार हो, उनके खिलाफ वो मांगते थे। और 3 दिन पहले हमारे इस फुलवरिया पंचायत 2 में जो कार्य निर्माण किया गया उसके खिलाफ वो मांगे। जिस समय खून हुआ था उस समय यहाँ पर ही उमेश सिंह हमको दरवाजा पर थे, लेकिन कोई उस समय आदमी नहीं था उसको पकड़ता उस समय। हम लोग घर से निकले देखें दरवाजा पर, जिला परिषद हैं उमेश सिंह, हाँ ठेकेदारी में थे, लेकिन उस समय तो दरवाजा पर हमको थे। हम यही जानते हैं जिसके खिलाफ खबरीलाल, क्योंकि हम ना ही ठेकेदार थे ना ही कोई औद्योगिक क्रम चलाते थे उतना बड़ा जो मेरे खिलाफ कोई सूचना का अधिकार मांगा होगा। सूचना अधिकार में उनके गलत कारनामों का जो उजागर करने के लिए ये मांगा था, इसके चलते इसकी हत्या हुई। हमारी मौत भी शशिधर मिश्रा के तरह हो, यह हमारी मन्नत है। और हम तो कभी कभार जब लोग धमकाते हैं समाज में, जो हमारे सूचना अधिकार से इनके भ्रष्टाचार पर कुछ लगाम लगता है, तो हम तो कहते हैं कि यार तुम लोग भगवान खोजते हो, हम यमराज को खोजते हैं। सूरत में आज हर चौरस स्क्वायर फुट का भाव हज़ारों में है, और टोरेंट कंपनी वाला ब्लैकमेल करके सब मिल्कियतदारों से जगह कवर करते थे।
विश्राम जी ने क्या किया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर एक आरटीआई किया कि आप लोगों ने टोरेंट कंपनी को कौन से इलाके में डीपी बॉक्स लगाने के लिए जगह छोड़ा है। जब भी विश्राम जी आरटीआई करते थे तो पुलिस वाला उसको टॉर्चर करता था, कॉरपोरेशन वाला टॉर्चर करता था, टोरेंट कंपनी वाला टॉर्चर करता था। फिर सब एक दिन ऐसा हुआ, सब लोग मिल गए और विश्राम भाई को मार डाला। विश्राम लक्ष्मण डोडिया टोरंटो पावर के सामने रोड पर ऐसा ही बेचते थे, लाइब्रेरी लगा के। उसका हमारे घर का गुजारन चलता था। वो लड़का है, वो बचत की रिक्शा चलाता है और मैं एक हूँ, माँ बेटे ही हम। अभी हमको न्याय मिले, ऐसा करो। कितने लोग आके गए ऐसा ले लेके। तो अभी बीच में भी आया था 2 महीना पहले ही, बोलता है हम टोरंटो पावर से मिलेंगे, तुमको ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। हमको सब उल्लू बना के चला गया है। अभी हम 2005 से हम ऐसा ही है, हमें लाइट नहीं है। और जब ये खून होने वाला था ना, जब गुरुवार को मैं काम पे से आई, मैंने बोला क्यों घर पे है आज, तो बोला टोरंटो पावर वाला समाधान करते हैं अपने लाइट का। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला कभी बुलाया है, तो बोला है शाम को 4 बजे। वो 4 बजे गए तो भी नहीं मिले। फिर शाम को 6 बजे गए तो भी नहीं मिले। फिर शाम को 9 बजे रानी तालाब का पुलिस वाला आया और बोला विश्राम काका चलो, तुमको टोरंटो पावर वाला बुलाते हैं। और ऐसा ही जाता है तो बाजार में उसका खून हो गया। टोरंटो पावर वाला ने उसका कांटा निकाल दिया। थोड़ी मिली भगत पुलिस की भी है, चौक बाजार पुलिस वाले की। ऐसा तो कोई कुत्ते को भी नहीं मारेगा, कोई कसाई भी नहीं ऐसा करेगा। जिसके ऊपर अर्जी करे ना, वो लोग का नाम भी है, साहब लोग का 3 का इसके अंदर लिखेला है अर्जी में। वो लोग तो छूट गए हैं तीनों भी। मेरे कोई लड़ने वाला भी नहीं है। 2009 में उसको धमकी दी थी, वो भी मेरे पास कागज है। दुकान पे धमकी आके दे गए थे टोरंटो पावर वाला, वो कागज भी है मेरे पास है। अभी हमको क्या न्याय मिला? कुछ नहीं। टोरंटो पावर वाले क्या बोलता है, तेरे से जिधर से लड़ना हो ना तू लड़ ले, पर मैं तेरे को खर्चा नहीं दूंगी, हम तेरे को लाइट नहीं देंगे। विश्राम लक्ष्मण ने अमेरिका में भी अर्जी डाली है टोरंटो पावर की, उधर भी अर्जी दे दी है। तो टोरंटो पावर क्या बोलता है कि तुम अमेरिका में डालो कि इधर भी डालो, हम तो बहुत पोसेली चीज है। टोरंट ने 110 करोड़ रुपीस वो इलेक्शन फंड में दिया है गुजरात सरकार भाजपा को, लेकिन ये जो कंपनियां हैं ये बहुत बड़ा बड़ा फंड देकर अपना काम करवाती है और भ्रष्टाचार को खुला कर देती है। टोरेंट कंपनी अभी मैं टोरेंट में कुछ एप्लीकेशन करता हूँ कि भाई दो बिल्डिंग या 3 बिल्डिंग या फलाना एरिया में आपने गैर कानूनी तरीके से मीटर सबको दे रखे हैं, जहाँ मीटर में इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना ही नहीं है, और पूरा फर्जी कागजात के ऊपर आपने मनमानी तरीके से या फिर घूस खा के या कोई भी इलीगल तरीके से आपने कनेक्शन दे रहा है, जो कट होना चाहिए, जो बंद होना चाहिए। तो बोलते हैं भाई हमें तो आरटीआई नहीं लगती, हम तो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो कुछ भी लगती है आप सरकार को करो, गवर्नमेंट कंपनी है तो आरटीआई लगेगी। लेकिन यहाँ पे पूरी जनता का जो है वो हित समाया हुआ है, यहाँ पे इंटरेस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो राष्ट्र की संपत्ति है, लेकिन उसका जो कंट्रोल है वो किसी एक ने ले रखा है। विश्राम लक्ष्मण डोडिया का जो मामला है
उस पर जो लोगों ने बातें कही हैं आरटीआई एक्टिविस्ट्स ने, व्हाट इज़ योर साइड ऑफ द स्टोरी? नहीं, पुलिस रिकॉर्ड में सब कुछ है। पुलिस रिकॉर्ड में क्या है? आप चेक कर लो जो भी है वो। अच्छा, मतलब टॉरेंट पावर इसमें अपने हाथ होने से बिल्कुल इनकार करता है। नहीं, आप क्या चाहते हैं? मैं टॉरेंट पावर का वर्जन जानना चाहता हूँ। पुलिस रिकॉर्ड देख लीजिए, कैसे मर्डर हुआ है, क्या हुआ है। हाँ। उसको और कंपनी तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो मैटर ही कुछ अलग है। नहीं, लेकिन इसमें तो जो आरटीआई एक्टिविस्ट्स हैं उनकी ही बात साबित होती है कि पुलिस और टॉरेंट पावर की मिली भगत से ये हत्या हुई। आप अगर टॉरेंट पावर का जो वर्जन है उसको आप 1 या 2 लाइन में या 3 लाइन में 4 लाइन में आप क्यों नहीं कहते हैं? कुछ है ही नहीं। अच्छा, कुछ नहीं है। आपका ये एक वर्जन रहा है कि आरटीआई के तहत हम आते ही नहीं हैं। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो ज़मीन दी है इलीगल तरीके से टॉरेंट पावर को, इसकी उन्होंने शायद आरटीआई की थी। क्या ये सच है? अरे भाई, ऐसा कोई आरटीआई नहीं है। लेकिन वो परिवार जो है, इतने सारे लोग, इतने सारे जो महती अधिकार वालों की जो सभाएं हुआ करती हैं, उसमें जब टॉरेंट पावर का ही नाम लिया जाता है तो देयर मस्ट बी सम रीज़न। आप चेक कर लो, हमने मना नहीं कर रहा, आप चेक कर लो। नहीं, उसमें तो ये भी कहा, जब महती अधिकार वालों ने ये कहा कि 110 करोड़ रुपए इलेक्शन फंड में दिए गए, टॉरेंट पावर ने दिए भाजपा सरकार को, जिसकी वजह से टॉरेंट पावर जो चाहता है वो करता है। एक काम कीजिए, आप मेरे टोरेंट की वेबसाइट पे जाके हाँ। जो भी कह रही है उसके बाद लिखिए, जो भी होगा वो रिकॉर्ड ही होगा। नहीं, जो लोग बात कहते हैं वो भी तो रिकॉर्ड पर ही होते हैं। एक 125 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि एक चुनकर आए हुए कैंडिडेट जो कारपोरेटर है, उन्होंने 25-25 लाख लेकर इस पार्टी से उस पार्टी का और उस पार्टी से उस पार्टी पर गए। इतिहास में ऐसा ही पहली बार ही हुआ। दत्ता पाटिल को अच्छा नहीं लगा, इसके लिए उन्होंने कोर्ट में सभी पर केस दर्ज किया। कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया कि सभी का एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ से इंक्वायरी कर ली। 25-25 लाख लेने वाले 12 नगर सेवक को इसमें रियासत में लिया और उनकी 156(3) के अलावा इंक्वायरी की। इधर का एमपी उनके साथ दे रहा था। आज वो केस चालू है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि 12 नगर सेवक ने जो 25-25 लाख लिया था, वो आरटीआई का इधर का काम करने वाले दत्ता पाटिल के खिलाफ सभी ने एक साथ साजिश की होगी, ऐसे तो हमको लगा है। सूचना के अधिकार कानून के कार्यकर्ता दत्तात्रेय पिरगोंडा पाटिल, उनकी हत्या 22 मई 2010 को शिवनाकवाड़ी नाम के खेत में हुई। यही एक स्थल है जिसमें 6 हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी थी। और इस क्षेत्र में जो आगे दिखता है वो स्पिनिंग के कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन करके जो धनवानों ने जो प्राप्त किए हैं सोसाइटी है और जो अनुदान प्राप्त किया है, प्रति सोसाइटी उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए के अनुदान उन्होंने राशियाँ हड़प कर दी है। इस क्षेत्र के लैंड माफिया, इस क्षेत्र के जिनिंग के स्पिन मिल वाले, कोऑपरेटिव मूवमेंट वाले के माफिया, इस क्षेत्र के कॉरपोरेटर, उस क्षेत्र के एमपी, इन सभीों ने षड्यंत्र रचकर एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट की हत्या कर दी। आज इस हत्या को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस हत्या की कोई भी जांच आखिर तक जा नहीं गई है। आज हमारा ये जीवन, ये स्वास्थ्य की जो कौन रहता है, यार्न रहता है, यार्न की तरफ ये ऐसा उलझ गया है कि हम स्थिर ही नहीं हो सकते। क्या इतना अस्ताव्यस्त हो है, जैसे एक मूंगी रहती है। अभी जो दत्ता पाटिल नाम वाले आदमी थे, वो आरटीआई का जो काम करते थे, लेकिन आम आदमी के लिए उनका काम नहीं चलता था। वो इंडिविजुअल काम करता था, चाहे
नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पुलिस स्टेशन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, तहसील कार्यालय में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, एमएलए का जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिलाधिकारी कार्यालय में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके बारे में वो अपना प्रस्ताव दे के वो सॉल्व करने का काम करते थे, लेकिन उनका आम जनता के लिए कुछ काम करने का तरीका नहीं था। जो काम आपने गिनाए उससे तो सामान्य आदमी प्रभावित होता है। ऐसा तो सामान्य आदमी प्रभावित होने का सवाल ही नहीं आता है। क्यों? तो इंडिविजुअल काम करता था। अच्छा ये बताइए कि आपकी पार्टी ने लोकल लेवल पर जनता के हित के लिए आरटीआई का इस्तेमाल किया है? हमने अभी तक वो आरटीआई का जो अधिकार का जो इस्तेमाल करना चाहिए वो अभी तक किया नहीं। वो करने का इरादा ही है, लेकिन अभी तक किया नहीं। विट्ठल गीते का देहांत होने के बाद जो उनकी फैमिली है डिस्टर्ब हो गई है, तो इस डिस्टर्ब हुई फैमिली को अरुण गित्ते को स्कूल में से टर्मिनेट करने के बाद उसे मेरे पास लाने वाले विट्ठल गित्ते ही थे और उन्होंने मुझे अरुण गित्ते को कानूनन मदद करने का एक रिक्वेस्ट की। उस आधार पर मैं विट्ठल गित्ते को और अरुण गित्ते को आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन किस तरह से मंगाना है, अपील किस तरह से करना है और साथ ही साथ उसके पैतरे क्या होते हैं, इस तरह की सब जानकारी देता था। और उस तहत वो संस्था में, एजुकेशन के संस्था में शिक्षणाधिकारी से और अलग अलग डिपार्टमेंट से जहाँ भी करप्शन है वहाँ से वो आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। साईनाथ विद्यालय में उन्होंने सूचना का अधिकार का इस्तेमाल किया। इस वजह से वहाँ के संस्था चालक खफा हो गए, नाराज़ हो गए और उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। बावजूद इसके उन्होंने डरे नहीं, उन्होंने पुलिस स्टेशन और ज़िला पुलिस अधिकारी से भी उन्होंने कंप्लेन दी। इसके बाद भी उन्होंने पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की और इसका नतीजा ये हुआ कि विट्ठल गित्ते को सिर्फ आरटीआई के तहत वो काम करते हैं, इसलिए दिन दहाड़े सबके सामने अचानक हमला करके मार दिया गया। इसमें पुलिस, क्षेत्रीय अधिकारी, इन सब की मिली भगत थी और सब में बड़ा हिस्सा यहाँ के स्थानीय नेताओं का है कि जो इनमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। पुलिस को हैंडल करते हैं, क्षेत्रीय अधिकारियों को अपनी कार्रवाई करने से रोकते हैं और इस वजह से ऐसे इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। दैनिक लोकमत नाम के इस पेपर में फर्स्ट हेडिंग में वो न्यूज़ आई, वाघबेटची शाळाच करू लागली शाळा। जिस दिन वो न्यूज़ आई पेपर में, उसी दिन शाम को इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर्स थे, संचालक, उनके और उनके बच्चों ने हमारे ऊपर एक रिलीजियस फंक्शन में अटैक किया और अटैक करने के बाद इस अटैक में हमारा मित्र विट्ठल गित्ते सीरियसली इंजर्ड हुआ और 20 अप्रैल को ट्रीटमेंट लेते वक्त उनका डेथ हुआ। अरुण गित्ते की आवाज़ सुनी जाए और साथ ही मेरी भी आवाज़ सुनी जाए। मैं देख रहा हूँ कि लाउड स्पीकर ज़ोरों से बज रहा है, मेरी आवाज़ न सुनी जाए इसकी कोशिश की जा रही है। इसलिए मेरी ऐसी अपेक्षा है कि मेरी भी आवाज़ सुनी जाए। जो विट्ठल गित्ते ने सूचना का अधिकार का इस्तेमाल करके एक स्कूल के बारे में, जिस स्कूल में 3 क्लास हैं, इस स्कूल के बारे में जो सूचना का अधिकार का इस्तेमाल करके करप्शन के नए नए फंडे जो होते हैं एजुकेशन में, ये जो बाहर निकालने की कोशिश की थी और उस काम को उन्होंने जो अधूरा छोड़ दिया था, उस काम को हमने आगे बढ़ाया और
इस एजुकेशन का जो ये माफिया बन चुका है एजुकेशन ये क्षेत्र, इसी को हमने इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एप्लीकेशन दिए, सूचना के अधिकार के तहत, और जो इंफॉर्मेशन मंगाई कि पूरे राज्य के अंदर बोगस बच्चे कितने हैं, तो एक आश्चर्यकारक सूचना हमारे हाथ में आई कि पूरे राज्य में 21 लाख बच्चे जो कि बोगस हैं। लाख टके की एक बात है कि हम जो काम कर रहे हैं सब आरटीआई के तहत, ये क्रांतिकारियों का कार्य है। बिल्कुल, इन कार्य में सरकार हमेशा खिलाफ रहती है। खिलाफ, सही, हाँ, ये सही। ये काम तो हम जो कर रहे हैं अपना नहीं कर रहे फायदा, हम सरकार को ही बता रहे हैं कि भाई आपको ये लूट रहे हैं। अगर इतना होने के बाद भी सरकार उदासीन है तो क्या, उदासीन, तो इसका मतलब है कि सरकार में कहीं तो भी खामियां हैं, इस सरकारी सिस्टम में कहीं खामियां हैं कि जो खुद चाहती है कि इस पर कार्रवाई न हो। हमें आरटीआई के तहत ही लड़ाई बढ़ाना पड़ेगी, हमारे कार्यकर्ता बढ़ाना पड़ेंगे। हमें आरटीआई के तहत जो लोग हमारे पास आएंगे उन्हें समझाना चाहिए कि आरटीआई का एप्लीकेशन किस तरह से भरा जाता है। ईच वन टीच वन। पॉलिटिकली हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व का मूल आधार ही पर्यावरण है, क्योंकि ये जो गौचर है और ये सारा जंगल है वो हिंदुत्व का मूल आधार है। जहाँ गौचर नहीं रहेगा तो ये हिरन, रोज, कोई भी पशु नहीं रहेगा, तो पर्यावरण नहीं रहेगा, तो खाली पॉलिटिकली हिंदुत्व की सरकार ही रहेगी। ये सरकार जो है उद्योगपति और कंपनी वाला और एक खान माफिया हो उसके फेवर में। अमित शाह जेठवा ने जो मुहिम चलाई थी और जिसकी वजह से उसको शहादत देनी पड़ी, ये अनलीगल खनन था, वो उसने बंद करवाया। कोडीनार तालुका में ऐसी खनन अनलीगल खनन चल रही थी, उसके लिए उसको अपनी शहादत देनी पड़ी। ये सभी जो अमित जेठवा का आधा अधूरा काम है वो हम सभी मिलके पूरा करेंगे। अमित भाई एक अच्छे आरटीआई एक्टिविस्ट थे, एक अच्छे पर्यावरण एक्टिविस्ट, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट भी थे। आमिर खान का जो चिंकारा पोचिंग का केस है कच्छ में ड्यूरिंग टाइम ऑफ द लगान, वो भी हमने हाईकोर्ट में पिटीशन की, वो अभी चालू है। एनवायरनमेंट और जो गिर फॉरेस्ट की जो इश्यू है, गिर फॉरेस्ट के लायन, उसके जो माइग्रेशन, उसकी जो पोचिंग, वो सब इश्यू पे हमने बहुत काम किया। हमने गिर माइनिंग की जो पिटीशन थी वो 2010 में फाइल की थी। उसमें जो गिरनार और उसके आसपास के जो एरिया है उसमें जो इलीगल माइनिंग फॉरेस्ट एरिया में चल रहे थे, उनके पूरे हमने आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन किया। उसके बाद जो भी सर्वे नंबर थे, जो जहाँ इलीगली इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी गवर्नमेंट ने दिए थे, वो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किए। उसके बाद जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर जूनागढ़, माइनिंग ऑफिसर, उन सबको एप्लीकेशन किया और उसके बाद वो एप्लीकेशन के तहत कोई कार्रवाई नहीं, कुछ हुई नहीं। इसीलिए हमने गुजरात हाई कोर्ट में इलीगल माइनिंग स्टॉप करवाने के लिए पीएल की और गुजरात हाई कोर्ट ने उसमें नोटिस निकाला और उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ। और जो इंसिडेंट हुआ उस दिन वो शाम को 7 साढ़े 7 बजे उसके बाद चले गए। उसके बाद वापस वो 8 साढ़े 8 बजे आए और यहाँ पर ही बैठे थे। और उसके बाद वो जैसे यहाँ से नीचे उतरे तो मैंने एक शूटिंग का फायरिंग का आवाज़ सुना और यहाँ से सीधे नीचे पहुँचा तो मैंने ये हादसा होता वो देखा।
Namit Jethwa was shot dead by unknown assailants, was trying to expose the nexus between officials, politicians and the mining mafia in Gujarat. Jethwa's family is accused of BJP MLA of having a hand in the killing. The Ahmedabad Crime Branch says Jethwa's killing was ordered by Shiva Solanki, the nephew of Junagadh BJP MP Dinu Solanki. Shiva Solanki is not just BJP MP Dinu Solanki's nephew, but his right-hand man, handling his mining and real estate businesses. And speaking to NDTV, National Advisory Council member and activist Aruna Roy, who campaigned hard for the Right to Information Act, says whistleblowers face the biggest threat from the nexus between corrupt officials and the mafia. Actually, you see, the RTI works within the system of governance. So what should protect them is the regulatory systems which operate within government. It's also the administrative machinery that operates within government. Because very often it's the that part of the government which is malfunctioning, which is threatened to be exposed, which is hand in glove with the mafia and then proceeds to take these kinds of horrendous steps to still voices of protest. मैं और अमित भाई जेठवा दोनों ने साथ में मिलके साल 2000 में गिर नेचर यूथ क्लब चालू किया था कि उस टाइम हमारे ये गिर बॉर्डर के जो गिर रिजर्व फॉरेस्ट है उसकी बॉर्डर का ये हमारा तालुका है। वो तालुका प्लेसेस पे जो गुजरात की शान और हिंदुस्तान की शान समान जो सिंह है, जो उसको लाइन बोलते हैं, उसका किलिंग बहुत हो रहा था। और दूसरा जो गीत की बस्ती बोलते थे वो भी बहुत नाश हो रही थी। तो वो दोनों के ऊपर हमने फोकस किया और काम चालू किया। उस टाइम मैं और अमित भाई ने ये खांबा गांव से हमने दोनों ने 25-25 रुपया निकाल के वो संस्था चालू की थी। और आज हमारे पास 1100 कार्यकर हैं। आरटीआई कानून के तहत छोटे छोटे गांव के अंदर हमने लोगों में भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जागृति आए, लोगों को कि भी ये आरटीआई कानून अभी सरकार ने बनाया है तो उसका आपको किसी एमपी की ज़रूरत नहीं है, एमएलए की ज़रूरत नहीं है, आप ही एमपी है, आप ही एमएलए है। अगर ये कानून का सही इस्तेमाल करें तो वो अमित भाई और सब ने मिलके, हमारे जो सब कार्यकर थे उसने मिलके ये छोटे छोटे गांव में पूरे जाके उसमें जन जागृति अभियान चालू किया। और उसी समय एक दूसरा हमारे पास आया था बात ऐसा कि भाई इनलीगल माइनिंग हो रही है, तो हम लोगों ने इस इनलीगल माइनिंग को रोकने की कोशिश की। तो जो इनलीगल माइनिंग कर रहे हैं वो जो भू माफिया बोलते हैं, जैसे कि वो बड़े बड़े लोग उसमें पॉलिटिक्स वाले हैं, वो सब आ जाते हैं। कौन मालिक कौन है कौन पर नाम તમે કામ કરો એની અરે નથી નામ દેવું હલવાઈ જાઓ તમે આમાં ફોટામાં આવી ગયા મોટામાં આવી ગયા અમે તો મજૂર છે બીજું શું કરી લઈએ હે અમે તો મજૂર છે બીજું શું કરી લઈએ એમણે પણ કોણ છે આનું કોણ માલિક છે ઇલેક્ટ્રિક લાઈન ક્યાંથી આવે ઇલેક્ટ્રિક તો એને સબસ્ટેશન ઘરનું છે ક્યાં तो वो लोगों ने हमें परेशान हम लोग को परेशान करना चालू कर दिया कि भाई कैसे करके ये लोग का काम रुके। पर लेकिन हम लोगों ने एक ठान ली थी, अमित भाई ने और सब ने, कि भाई ये काम कैसे भी करके रुकना, अगर हमारी जान चली जाए तो चली जाए, उसकी परवाह नहीं थी हमें। तो और काम चालू कर दिया। और बात रही हमारे दोस्त को आज गंवाने की, तो हमें मालूम ही था एक दिन हमारा ये होने वाला है, आज उसका हुआ है, कल मेरा होगा, कल इसका होगा। ये काम कर रहे थे वो तो उसमें तो मुझे कुछ पता नहीं चलता था कि क्या काम कर रहे हैं, और ये हादसा होने के बाद मुझे जानना पड़ा कि ये क्या काम कर रहे थे। फिर मुझे पता चला कि ऐसा होता है आरटीआई में, और मैंने सब कुछ जाना कि कैसे हुआ क्या हुआ। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, उसका काम है अधूरा वो पूरा करना चाहती हूँ मैं। तो अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई करके मैं LLB करके वकील बनूँगी और उसकी लड़ाई है वो मैं लड़ूंगी। तिवारी
रेती वाले रेती वाले रेती बोल का रहे थे। धंधा करने वाले। हाँ। अच्छा, वो किस में कैसे आए थे वो गाड़ी में आए थे। कौन से गाड़ी में? कार इंडिका थी। इंडिका। कितने लोग थे? 4 5 6 लोग थे। आखिरी में उन्होंने कहा कि मिटा के ले लो। मिटा के ले ले मतलब सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट करो। तो उन्होंने बोल रहे थे कम पैसे है, तो इन्होंने बोले ज्यादा होना है। कौन बोले? वो रेती वाले। अच्छा। वो भी भगवान के मंदिर में डाल। मंदिर में डाल दो। हाँ। वो भी मंदिर में डाल दो तुम ही जाके। अच्छा, आपके पिताजी ने ये कहा उनसे कि जो भी देना है वो ज्यादा दो, लेकिन वो पैसा मंदिर के दान पेटी में डालो। सही है ना? हाँ सही है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने बोले, फिर उन्होंने नहीं माने। उन्होंने कहा हम इधर आए। अच्छा, मतलब सेटलमेंट नहीं हुआ? नहीं हुआ। वो चले गए? चले गए। और उसके कितने दिनों बाद यह हादसा हुआ? उसके 2 महीने बाद। शिवसेना के लिए काम करते थे बहुत सारा। हाँ। तो वो लोग आए क्या बाद में? नहीं आए, खाली एक बार आए बस, बाद में कोई भी नहीं आया। आप लोग कभी गए शिवसेना वालों के पास? नहीं गए उनके पास। क्यों? कुछ लेना देना नहीं है शिवसेना। रामदास पटेल ऐसा नौजवान था जिसने नांदेड़ जिले के विकास के लिए सूचना अधिकार का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया। गाड़ेगांव नहीं बल्कि नांदेड़ शहर के विकास के लिए उसने रेशनिंग हो या रेती घोटाला हो, ऐसे हर सरकारी कामकाज से जुड़े हुए प्रोग्राम में आरटीआई से इन्फॉर्मेशन मंगाया और इससे कुछ लोग, कुछ माफिया काफ़ी नाराज़ थे और इसीलिए बार बार उनको रामदास पटेल को ये कुछ जो रेती माफिया है, यहाँ के बड़े बड़े लोग हैं, वो मैनेज करने के लिए बहुत बार प्रयास किया, मगर रामदास पटेल कभी वो मैनेज नहीं होने वाला था। जहाँ से भी हम रेती का उत्खनन होता है वहाँ 2 फीट के नीचे से हमें रेती का उत्खनन नहीं कर सकते। सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक किसी प्रकार का उत्खनन नहीं किया जाएगा। ऐसे टर्म्स होते हैं, कंडीशन होते हैं। ऐसे टर्म्स और कंडीशन होने के बावजूद भी यहाँ के जो रेती के माफिया प्रशासकीय अधिकारियों से लेन देन की प्रक्रिया होने के कारण ये सारे नियम तहस नहस करते हैं। और यहाँ पर तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 24 घंटे रात में भी पोकलेन मशीन के द्वारा 10 फीट अंदर से रेती का उत्खनन किया जाता है। यदि 10 फीट नीचे से जब रेती का उत्खनन होगा तो नदी में रेती कम होने के कारण जो पानी को संचित करके रखती है वो कल नहीं होगा। और आज देख रहे हैं इसकी फलस्वरूप क्या हो रहा है, पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। जो रेती का मामला है ये कम होने वाला नहीं है। रेती के ठेकेदार की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो अपनी मर्जी से रेती का उत्खनन करे। ग्राम पंचायत से लेकर तहसील और जिला अधिकारी, जिला गौण खनिज अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं। एक चेयर है, रैकेट है, रामदास गाड़ेगांवकर। उन्होंने भी जानने की कोशिश की कि आखिर ये रेती के माफिया रात दिन किस आधार पर रेती का उत्खनन कर रहे हैं, और आरटीआई के माध्यम से ये सच्चाई तक पहुंचने का उन्होंने प्रयत्न किया। यहाँ के जो रेती के जो माफिया है उन्हें ऐसा लगा कि ये सब हमारे खिलाफ कदम है, ये हमारे हित की आड़ आने वाली बात है। ये सच्चाई लोगों के सामने आ जाएंगी तो हमारे लोग जन आंदोलन होगा और हमारा धंधा बंद हो जाएगा। ऐसा मुझे लगता है कि उनको रेती के माफियाओं ने ही उन्हें दुनिया से हटाने का प्रयत्न किया है। रिपोर्ट के हिसाब से तो उतना नहीं पीते थे। पीएम रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा बताया वाला है, उसमें उसके हिसाब से तो नहीं पीते थे। नहीं पीते थे ना? नहीं पीते थे, कम पीते थे। पीएम रिपोर्ट में ज़्यादा बताया वाला है। अच्छा। और वो जितने नमूने की वो बोले वाले उतना नमूने की नहीं पीते थे। हाँ। ऐसा बहुत चालाकी से मारे। रंगाराव
गांव में चल रही विकास योजनाओं में लगे धन, उसके उपयोग तथा गांव की सीवरेज प्रणाली के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आवेदन दे रखे थे। उन्होंने गांव में पाइपलाइन के लिए सरकारी फंड की जानकारी मंडल परिषद विकास कार्यालय से मांगी थी। रंगा राव के घर वालों का कहना है कि उन्हें फोन पर धमकियां मिल रही थी, वो आवेदन वापस ले लें। 4 अप्रैल 2010 को उनकी लाश सड़क के किनारे बरामद हुई। उनके बच्चे, इनको ये भरोसा दिलाइए कि 16 रंगा राव की शहादत बेकार नहीं जाएगी। Jabardhan Gadvi defeated by system. Last week, the 45-year-old RTI activist immolated himself after there was no response to an RTI application he had moved more than a year ago, asking for ownership records of his family land. मैंने 10 मिनट आगे आके बताया कि मेरा भाई मरने वाला है, उसको पकड़ो, उसको बचा लो, उसकी धरपकड़ कर लो। वो बोला मरने दो, क्या हमारे क्या है। नदीम सईद एक आरटीआई एक्टिविस्ट जिसने वहां के भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहा और उसकी हत्या कर दी जाती है। नदीम सईद की हत्या में जो लोग शामिल थे और जिन मामलों को उन्होंने उजागर किया, आज भी वो सवाल उसी तरह खड़े हैं। झारखंड की धरती से नियामत अंसारी जिसका कत्ल कर दिया जाता है, जमीन से जुड़े आरटीआई कार्यकर्ता नियामत, जब इन्होंने ठेकेदारों के खिलाफ आवाज उठाई और गांव के विकास में जो भ्रष्टाचार था, मनरेगा में जो भ्रष्टाचार था, जब उसको उजागर किया तो नियामत अंसारी की हत्या कर दी गई। हम नियामत अंसारी को सलाम